नमस्कार, मैं रविश कुमार। लोकतंत्र के कई खतरे होते हैं। हर खतरे का संबंध दूसरे खतरे से होता है, इसलिए एक साथ सभी खतरों पर नजर रखनी चाहिए। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता है। प्रधानमंत्री परिवारवाद को सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, लेकिन पैसावाद को नहीं बताते हैं। विपक्ष भी संस्थाओं के डरपोक और रीढ़हीन हो जाने के खतरे की बात करता है, लेकिन पैसावाद को खतरा नहीं बताता है। इससे हो यह रहा है कि पार्टी और राजनीति दोनों उसके हाथों में है जिसके पास पैसा है। लोकतंत्र को झूठ से भी बहुत खतरा है। अब जैसे रफाल का ही उदाहरण लीजिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट की मुहर लग गई, लेकिन आज तक फ्रांस से इस मामले में जांच होने और दलाली दिए और लिए जाने की खबरें आती रहती हैं। आज भी यह खबर आ गई है जो फिर से इस बंद अध्याय के पन्ने खोलने लगी है। सच और झूठ की तमाम परतों के बीच आसमान में उड़ान भरने के बाद यह रफाल जमीन पर उतरता है तो उसकी खरीद से जुड़े सवाल भी वापस लौट आते हैं। 10 फरवरी को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से आई खबर के बाद से भारत में रफाल के सवाल फिर से उड़ान भरने लगे हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इंडोनेशिया से 42 रफाल विमान बेचने का सौदा हुआ है। 42 विमानों का सौदा 8.1 अरब डॉलर में हुआ है। रॉयटर से आई इस खबर के कई मायने हैं। इंडोनेशिया 42 विमान 8.1 अरब डॉलर में खरीदने जा रहा है, जबकि भारत ने 36 रफाल विमान का सौदा 8.84 अरब डॉलर में किया था। हिंदी में एक लाइन में समझिए, भारत ने कम विमान खरीदे लेकिन ज्यादा दाम दिया। इंडोनेशिया ने भारत से 6 रफाल ज्यादा खरीदे लेकिन भारत से कम दाम दिया। हर बार सवाल उठता है, हर बार सफाई दी जाती है, मगर रफाल के सौदे का विवाद मंडराता रहता है। किसी सौदे की जानकारी की तह तक पहुंचने का रास्ता अगर बंद लिफाफा हो तो इसे भी आप लोकतंत्र के खतरों में गिन सकते हैं। विपक्ष गंभीरता से इस सवाल को उठाते रहता है कि सरकार में संस्थाएं राजनीतिक हो गई हैं, डरपोक हो गई हैं, केवल विपक्ष के खिलाफ काम करती हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईडी और सीबीआई निष्पक्ष संस्था हैं, वो अपना काम करती रहती हैं, लेकिन बीच में चुनाव आ जाता है, सरकार का कोई रोल नहीं। ऐसा लगता है कि ईडी और सीबीआई का सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है और यह सिर्फ इत्तेफाक की बात है कि चुनाव आते ही इनके अधिकारियों को केवल विपक्ष के नेताओं, उनके रिश्तेदारों या समर्थक नजर आने लगते हैं। चुनाव आता है तो एक और काम होने लगता है। प्रधानमंत्री जिस ईडी को निष्पक्ष बताते हैं, उसके संयुक्त निदेशक और आईपीएस राजेश्वर सिंह अपनी सेवा से रिटायरमेंट लेते हैं और सीधे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री से ही पूछा जाना चाहिए कि यह कैसे होता है। संयुक्त निदेशक के पद से कोई इस्तीफा देता है, चुनाव से पहले बीजेपी में आता है और उसे टिकट मिल जाता है। बीजेपी अपने विधायक का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बना देती है। 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के समय रायपुर के जिलाधिकारी ओपी चौधरी ने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी से चुनाव लड़ गए। 2014 में मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से इस्तीफा देकर सत्यपाल सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ गए। गुजरात काडर के अफसर एके शर्मा इस्तीफा देते हैं, लखनऊ जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चलती रहती है, चुनाव आ जाता है। बहुत से अफसर रिटायर होने के तुरंत बाद ही बीजेपी में शामिल हुए और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। जब विदेश सेवा से रिटायर होकर एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी बीजेपी में शामिल होकर मंत्री बने तो भारतीय विदेश सेवा के ट्विटर हैंडल से दोनों को बधाई दी गई। बीजेपी और मोदी मंत्रिमंडल में कई आईएएस अफसर हैं जिन्होंने इस्तीफा देकर पार्टी ज्वाइन किया और रिटायरमेंट के बाद तुरंत ज्वाइन किया। इनमें से आज कुछ सांसद हैं, कुछ मंत्री जैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के हैं। इन पदों पर बीजेपी के सांसद और कार्यकर्ता का हक हो सकता था, मगर रातों रात मारा गया। राजनीति को प्रतिभा चाहिए और नौकरशाही से भी स्वागत है, लेकिन जब इतने बड़े तादाद में अफसर एक दल में जाने लगे तो देखना चाहिए कि इन्होंने पद पर रहते हुए कार्यकर्ता की तरह काम किया या अफसर की तरह। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को नारा देती है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। जो बूथ बचाने में लगा है उसे क्या पता है कि ऊपर से कोई सांसद या विधायक थोपा जा रहा है। जवाब होगा कि सभी ऐसा करते हैं और सही भी है, लेकिन सवाल है क्या ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस में भी मीरा कुमार और मणिशंकर अय्यर विदेश सेवा से राजनीति में आए और मंत्री बने
और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्या अफसरों का राजनीतिक विचारधारा में घुल मिल जाना लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं से पूछिए कि उनकी कितनी राय होती है पार्टी में। हम बिल्कुल इसकी बात नहीं कर रहे कि नौकरशाही से किसी को चुनाव लड़ने पर रोक लगे, और रोक होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन यह सवाल इतना सरल भी नहीं है। मुमकिन है खुद कमाने खाने के लिए नौकरशाही राजनीतिक दल की विचारधारा से समझौता कर ले, एक कंपनी के इशारे पर काम करे और मंत्री बनकर उस कंपनी का काम करे। यह भी तो संभव है कि दल की विचारधारा के हिसाब से सेवा में रहकर फैसले ले और फिर दल में शामिल हो जाए। हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है कि अफसर नौकरी में रहते हुए कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था या अफसर की तरह। द वायर की यह रिपोर्ट 2 जून 2021 की है। इसके अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार ने सेंट्रल सर्विसेज पेंशन रूल में बदलाव कर दिया। इसके बाद अगर सेवा से रिटायर होने के बाद अपने विभाग से संबंधित अधिकारी किताब लिखते हैं, कोई पत्र प्रकाशित करते हैं या मीडिया में बोलते हैं, तो उन्हें अपने विभाग से मंजूरी लेनी होगी। इस सेवा से इस्तीफा देकर बीजेपी या किसी दल में शामिल होने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन किताब लिखेंगे तो पहले अनुमति लेनी होगी। क्या आप दर्शकों को इस एंगल से लोकतंत्र का खतरा नजर नहीं आता है? आप बीजेपी का प्रचारक बन सकते हैं, मगर रिटायर होने के बाद किताब सरकार से पूछकर लिखेंगे, और खतरा केवल परिवारवाद। जब आप अफसर को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, तो किसी नेता के बच्चे को राजनीति में आने और पार्टी बनाने से कैसे रोक सकते हैं? इस पर ठोस राय होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। क्या जयंत चौधरी मान जाते तो प्रधानमंत्री इस वजह से समझौता करने से मना कर देते कि हम परिवारवाद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं? यूपी में ही अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से समझौता है। क्या प्रधानमंत्री यह कहना चाहते हैं कि अपना दल में परिवारवाद नहीं है? क्या शिवसेना, अकाली दल और लोक जनशक्ति पार्टी में परिवारवाद नहीं था जब बीजेपी ने 10 को गठबंधन किए? स्वर्गीय रामविलास पासवान और अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल को मंत्री बनाते समय क्यों प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के खतरे को दरकिनार कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, जबकि बीजेपी के भीतर भी परिवारवाद के कई रूप हैं। जैसे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, वे भी सांसद हैं और उसी जगह से सांसद हैं जहां से उनके पिता सांसद रहे थे। वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, परिवारवाद से इन्हें आप कैसे अलग करेंगे? 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा देने वाले बीजेपी के सांसद को मंत्री नहीं बनाया जाता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूसरे दल से लाकर सांसद भी बनाया जाता है और मंत्री भी बनाया जाता है। क्या यह परिवारवाद नहीं है? अगर प्रतिभावाद है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1.25 लाख से अधिक वोट से हराने वाले भाजपा सांसद केपी सिंह को प्रतिभाशाली नहीं मानने का आधार क्या है? एक और उदाहरण देना चाहूंगा। यूपी में बीजेपी ने तय किया कि सांसद और विधायक के परिवार के सदस्य को टिकट नहीं देंगे, फिर कुछ को दिया जाता है, कुछ को नहीं। यूपी के पंचायत चुनाव में इस नियम की खूब वकालत हुई, लेकिन जब जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव की बारी आई, तब परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया और जीते भी। तो ग्राउंड लेवल पे आप परिवारवाद को मौका दे रहे हैं। तो यह एक भ्रम है और झूठ है कि जिन दलों के शीर्ष पर परिवारवादी नेता नहीं है, वहां कोई बहुत ज्यादा लोकतंत्र है। पार्टियों के भीतर के लोकतंत्र पर कोई खुलकर बात नहीं करता, और प्रधानमंत्री तो कभी बात नहीं करते कि बीजेपी को हजारों करोड़ का चंदा कौन दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने अपने दम पर बनाया, लेकिन उस पार्टी में वही कई साल से अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है, लेकिन यहां भी अरविंद केजरीवाल 10 साल से अध्यक्ष हैं। क्या हम जान सकते हैं कि किस दल में उम्मीदवार कैसे तय होता है, टिकट कैसे मिलता है और बिकता है? किस दल के पीछे कौन सी कंपनी का पैसा लगा है? आप जान सकते हैं। तभी कहा कि प्रधानमंत्री कभी खुलकर बात नहीं करते, हां, केवल बात ही करते हैं। यह एक लंबा और जटिल विषय है, इसे यहीं रहने देते हैं। लोकतंत्र का एक और खतरा है पैसावाद। इस पर प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे। 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, तब कहा गया कि यह सबसे पारदर्शी तरीका है, लेकिन क्या अब पारदर्शिता का मतलब दिखाई नहीं देना हो गया है? यह कौन सी पारदर्शिता है कि आप नहीं जान पाते कि एक पार्टी के पास कौन हजारों करोड़ रुपए का चंदा पहुंचा रहा है? Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections.
क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है कि एक ही दल के पास ज्यादातर पैसा हो और बाकी के पास नहीं? एक ही दल देश के हर अखबार के पहले पन्ने पर महंगे विज्ञापन दे और दूसरे दलों की खबर तक उन अखबारों में ना छपे। कौन लोग हैं जो एक दल को हजारों करोड़ रुपए का चंदा दे रहे हैं और उस दल की सरकार में उन कंपनियों या लोगों के हिसाब से किस तरह के नियम कानून बनाए जा रहे हैं? क्यों इस जानकारी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रोका गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसावाद से ध्यान हटाने के लिए परिवारवाद की तरफ निगाह मोड़ी जा रही है और उस पर भी खुलकर बात नहीं हो रही? क्या पार्टी पर केवल परिवार से नियंत्रण होता है, पैसे से नहीं होता? जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तब से जितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार 2017-18 से 2020-21 के बीच 3 वर्षों में 6,207 करोड़ के बॉन्ड बिके हैं, जिसका 67% बीजेपी को गया, 4,215 करोड़। कांग्रेस को 706 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड कई तरह के रहस्य पैदा करता है। एक उदाहरण देकर समझाता हूं, काल्पनिक है लेकिन ऐसा तो इस देश में कई बार हो चुका है। मान लीजिए नल जल योजना है, इसमें नल की सप्लाई के लिए एक कंपनी सामने आती है या लाई जाती है, उसे ठेका मिलता है, उस कंपनी को पीछे से राजनीतिक लोग चलाते हैं, कंपनी कमाती है और फिर उस दल को चंदा दे देती है। हर योजना के साथ अपनी कंपनी खड़ी कर दी जाती है माल की सप्लाई के लिए। इस तरह कंपनी और पार्टी दोनों पर इनका कब्जा हो जाता है, उनका कब्जा हो जाता है जिनके पास पैसा होता है। पैसावाद सबका बाप है। चुनावी बॉन्ड के अलावा एक और आधार है संपत्ति। इसके आधार पर भी देखा जा रहा है कि किस पार्टी के पास कितने करोड़ की संपत्ति है। इसके तहत देखा जाता है कि एफडी कितनी है, जमीन कितनी है, इमारतें कितनी हैं। तो एडीआर ने बताया है कि राष्ट्रीय दलों के पास जो कुल संपत्ति है उसका 65% हिस्सा फिक्स डिपॉजिट के रूप में है। राष्ट्रीय दलों में संपत्ति के मामले में बीजेपी बाकी तमाम दलों से 7 से 8 गुना आगे निकल चुकी है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय दलों के पास जो संपत्तियां हैं उसका 70% अकेले बीजेपी के पास है। 70%। बीजेपी की संपत्तियों की कीमत 4,847 करोड़ है, जबकि कांग्रेस के पास 588 करोड़ की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर बसपा है जिसके पास 698 करोड़ की संपत्ति है। सपा के पास 563 करोड़ की संपत्ति है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, मगर आज तक इसकी अगली सुनवाई का इंतजार हो रहा है। हिंदू अखबार में मद्रास हाईकोर्ट के एक वकील सुहृद पार्थ सारथी ने 8 दिसंबर 2018 को एक लेख लिखा। इसमें 1957 में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हम कहां से चले थे, कहां पहुंच गए हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ने उस वक्त अनुमति मांगी थी कि नियमों में बदलाव किए जाएं ताकि कंपनी अलग अलग राजनीतिक हितों को चंदा दे सके। तब कंपनी की पैरवी कर रहे वकील HM सिरवाई ने भी माना था कि कंपनी को अपने बही खाते में बताना चाहिए कि किसे चंदा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के तब के चीफ जस्टिस चागला ने कहा कि यह केवल कंपनी के शेयर होल्डर के लिए जरूरी नहीं है, मतदाताओं के लिए भी जानना जरूरी है कि पार्टी को चंदा कैसे मिल रहा है। जब तक मतदाता के पास मुक्त और निष्पक्ष सूचनाएं नहीं होंगी, लोकतंत्र काम नहीं कर सकेगा। देखिए, लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इससे बड़ा कोई खतरा आज तक नहीं हुआ और मेरे ख्याल में आगे भी नहीं होगा। जिस बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस चागला की आप जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं, उसमें बड़ी अच्छी बातें जस्टिस चागला ने लिखी थी और ये लिखा था कि लोकतंत्र में अगर प्राइवेट कंपनियों से ज्यादा चंदा मिलेगा तो उससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जनता को या वोटर को ये पता नहीं लगेगा कि जो फैसले सरकार कर रही है, जो नीतियां सरकार बना रही है, वो जिस कंपनी से पैसा मिला है उसके फायदे के लिए बना रही है या देश या जनता के फायदे के लिए बना रही है। ये एक प्रिंसिपल तब से सबको पता है, लेकिन अब आके तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ तो ये खुल के कहा गया है कि चंदा देने वाले नहीं चाहते कि उनका नाम किसी को पता चले। तो एक तो यही गलत बात है, और जो सबसे ज्यादा गलत बात है वो ये है कि चंदा देने वाले का नाम किसी और को पता तो नहीं चल सकता या नहीं चलता, लेकिन जो सत्ता
सत्तारूढ़ दल है जिसके अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, तो उस चैनल से सत्तारूढ़ दल को ये फौरन पता लग जाता है कि कौन किसको इलेक्टोरल बॉन्ड देने के बारे में सोच रहा है, और फिर उसको ये अंदेशा है कि उसको फिर डरा धमका के या समझा के उसको कहा जाता है कि दूसरे दल को मत दो, हमें दो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि दूसरे जो विपक्ष के दल हैं उनके लिए पैसे के स्रोत को बिल्कुल सरकार के हाथ में है, बिल्कुल बंद कर दे और दूसरी सारी पार्टियां कंगाल हो जाएं और सत्तारूढ़ दल के पास पैसे से मालामाल हो जाए। ये लोकतंत्र तो इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये धनतंत्र हो जाएगा। और धनतंत्र अगर होगा तो आप समझ सकते हैं कि देश की 70% जनता का क्या हाल हो। पैसावाद खुलकर लोकतंत्र को रौंद रहा है, हर चुनाव को एक तरफा बना रहा है, पैसे के दम पर मीडिया खरीदा जा चुका है और आपको जानने से रोका जा रहा है कि इन दलों को पैसा कौन दे रहा है। और तो और राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हैं, कायदे से सांसद महोदय को यह कहना चाहिए कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देनी चाहिए ताकि नौजवान सरकार की पूजा करें, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों की पूजा करने की वकालत की है। तब यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हजारों करोड़ों का चंदा देने वाले कौन लोग हैं, कहीं उनका एहसान दूसरे तरीके से तो नहीं चुकाया जा रहा है, रोजगार के नाम पर उनकी पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। Sir, you can accuse me. You can accuse me of being a mouthpiece of the capitalists. I think, sir, any person who creates job in this country, let me name the people because you named them. Be it Reliance, be it Ambani, be it Adani, be it anybody, they must be worshipped. Yes, because they provide jobs. Manoj Jha, let me tell you. Yes, Manoj Jha, your leader, your party, your leader, Please address the chair. They sorry, don't interrupt me. Mr. They Alphonse, ate cattle feed meant for the Mr. cattle. Alphonse. What did you do? How many jobs have you created? Let me ask the Honorable members of the member. parliament here, except for the few Honorable industrialists. member. How many jobs have we created individually? यह कोई नहीं कह रहा कि उद्योगपति रोजगार पैदा नहीं करते। कहा जा रहा है कि कहीं सिस्टम दो चार उद्योगपतियों के हाथ में तो नहीं चला गया है। जिस पूंजीवाद की सांसद महोदय कस्में खा रहे हैं, उसी पूंजीवाद के सबसे बड़े देश में ऐसा ना हो, इसके लिए एंटी ट्रस्ट कानून बनाए गए हैं ताकि किसी कंपनी का एकाधिकार ना हो जाए। दिव्य भास्कर की यह खबर आई, बहुत दिलचस्प है। शायर रावल की यह खबर बता रही है कि हमारे दल लोकतंत्र की धज्जियां भी उड़ाते हैं और लोकतंत्र को बचाने की भी बात करते हैं। इस खबर के अनुसार गांधीनगर में नगर निगम के चुनाव हुए। शायर रावल ने बीजेपी के 41 उम्मीदवारों के हलफनामे और खर्चे की रसीद का अध्ययन किया। दिव्य भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के विजयी 41 उम्मीदवारों ने हलफनामे में करीब करीब एक ही प्रकार की सूचना दी है। सभी ने एक ही मंडप वाले का, डीजे वाले का बिल दिया है। सभी 41 उम्मीदवारों ने डीके वाटर से पानी लिया है। और तो और अलग अलग वार्ड के 41 उम्मीदवारों ने एक ही चाय की दुकान का बिल दिया है, चामुंडा टी स्टोर का नाम लिखा है। सरकार इतना ही बता दे कि चामुंडा टी स्टोर है भी या नहीं। बीजेपी के 41 उम्मीदवारों ने खर्चे का जो हिसाब दिया है वो इतना सटीक है कि गूगल और फेसबुक का एल्गोरिदम भी फेल हो जाए। सबने 1,33,380 रुपए खर्च किए हैं। 41 उम्मीदवार, कमाल का चुनाव रहा होगा। बीजेपी के 41 अलग अलग उम्मीदवार, लेकिन सबका खर्चा एक समान, 1,33,380 रुपए। एक नया नारा निकल सकता है, एक राष्ट्र एक हिसाब। हमने हलफनामा नहीं पढ़ा, दिव्य भास्कर ने रिपोर्ट किया है तो उनके हवाले से दिखा रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में राज्य चुनाव आयोग से रिपोर्टर ने बात की है। राज्य चुनाव कार्यालय के अधिकारी एनके दामोर का बयान है कि एक समान खर्चा दिखाने पर वे एक्शन नहीं ले सकते, तभी ले सकते हैं जब वे 6 लाख की सीमा से ज्यादा खर्च करेंगे। है ना कमाल की बात? इतनी ईमानदारी किसी दल के कार्यकर्ता में हो ही नहीं सकती। ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना भाषण याद आ गया। उस समय भी फरवरी का ही महीना चल रहा था, बस साल था 2014, जब महंगाई के लिए नेहरू के भाषण को याद किया जाने लगा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल पुराने भाषणों को याद तो किया ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो
ईमानदार से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। और हमारा हिमाचल तो एक प्रकार से सरकारी नौकरी में ही सब लोग है, बंदी इनकम वाले हैं, बेचारे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, उनको इसका फायदा मिलेगा। उसमें से कुछ परसेंटेज नियमित सैलरी वाले के खाते में आया क्या? प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट्समैन कहा जाता है। स्टेट्समैन की कोई भी बात मामूली नहीं होनी चाहिए, युग बदलने वाली होती है। और प्रधानमंत्री खुद भी कहते हैं कि जो करते हैं करके दिखाते हैं। यह भी इसी फरवरी का बयान है और इसी साल का। मैं इस बात का यह भी सबूत है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए पूछा कि इनाम के तौर पर टैक्स भरने वाले सैलरी क्लास के खाते में काला धन का पैसा आया क्या? हिमाचल प्रदेश के सरकारी नौकरी करने वालों के खाते में पैसा आया क्या? जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं और सरकारी नौकरी में हैं, उनके फायदे के लिए यह बयान फिर से सुना रहा हूं। क्या पता याद आ जाए और सैलरी वालों के खाते में प्रधानमंत्री पैसे भेजने लगे। लेकिन जो ईमानदार से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। और हमारा हिमाचल तो एक प्रकार से सरकारी नौकरी में ही सब लोग है, बंदी इनकम वाले हैं, बेचारे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, उनको इसका फायदा मिलेगा। लोकतंत्र को इससे भी खतरा है कि लोगों से वादा कर दें कि 15 लाख खाते में आएगा, बाद में जुमला कह दें। इससे भी खतरा है कि सैलरी वालों के खाते में काला धन का परसेंटेज भेजा जाएगा, वादा कर दें, भूल जाए। जुलाई 2021 में लोकसभा में सांसद विंसेंट पाला ने सरकार से पूछा कि 10 साल में स्विस बैंक में कितना काला धन जमा हुआ है, उसकी राशि बताएं। तब वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है कि कितना काला धन जमा है। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री का वो बयान नहीं सुनाऊंगा। अमित शाह ने कह दिया है कि वो जुमला था, फिर भी उम्मीद गई नहीं है लोगों की, भरोसा है कि आएगा। आज भी कुछ लोग 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। 9 फरवरी 2022 का यह हिंदू बिजनेस लाइन महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के ध्यानेश्वर जनार्दन आवटे नामक एक सीमांत किसान के खाते में एक दिन 15,34,624 रुपए आ गए। उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 लाख भेज दिए हैं। उन्होंने वादा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्र भी लिख दिया और बैंक से पैसे निकालकर घर बनाना शुरू कर दिया। 9 लाख खर्च कर डाले। जैसे ही घर बनाने का काम पूरा होने वाला था, बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी सीन में एंटर करते हैं, पैसे पर रोक लगा देते हैं। पता चलता है कि 15वें वित्त आयोग के तहत पिंपलवाड़ी ग्राम पंचायत के खाते में जो पैसा जाना था, वो पैसा ध्यानेश्वर जी के खाते में चला गया। यह घटना लोकतंत्र के लिए खतरा भले ना हो, मगर किसी से उम्मीद रखने और धोखा खा जाने की ऐसी सजा किसी को ना मिले कि जो 9 लाख खर्च हो गए हैं उसे वापस करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे सामान्य मानवीय के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए किसान का पैसा माफ कर दे। छोटे किसानों की वे चिंता बहुत करते हैं, लेकिन किसानों को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा को अपनी मंत्रिमंडल से नहीं हटाते हैं। लोकतंत्र को खतरा परिवारवाद, पैसावाद, संवैधानिक मर्यादाओं को खत्म कर असंवैधानिक वाद से भी है। इस वीडियो को देखकर प्रधानमंत्री को संवैधानिक नैतिकता की याद नहीं आती होगी, लोकतंत्र के खतरे नजर नहीं आते होंगे, यकीन करना मुश्किल है। लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे की जीप किसानों को कुचल देती है। मंत्री का बेटा है, लेकिन प्रधानमंत्री उस मंत्री से इस्तीफा तक नहीं लेते। किस संवैधानिक नैतिकता और लोकतंत्र की भलाई में उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया? क्या लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा देकर गलत नैतिकता कायम की थी? अजय मिश्रा गृह विभाग में मंत्री हैं, क्या जांच प्रभावित करने की जरा भी आशंका नहीं होगी? क्या तब भी नहीं मानी जाएगी जब बेटे को जमानत मिलने के अगले दिन मंत्री जी मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं?
और जब हमारे सहयोगी आलोक पांडे सवाल करते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। क्या प्रधानमंत्री के हिसाब से यह सब लोकतंत्र के खतरे के खाते में नहीं आता है? कि बहुत लोग ये कह रहे हैं विपक्ष की, भाई ये जो आपके बेटे को बेल मिली है इम्प्रॉपर है, आप क्या कहना चाहेंगे? चलो बनाइए भैया, कराइए, बता दीजिए। छोड़ो तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने चुनावी क्षेत्र लखीमपुर में प्रचार कर रहे हैं। इन चुनावों में पार्टी के लिए वो पहली बार ऐसा कर रहे हैं। 24 घंटे पहले ही उनके आरोपी बेटे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई। 2017 में बीजेपी ने लखीमपुर से 8 विधानसभा सीटें जीती थी और तब प्रचार की अगुवाई पार्टी के ब्राह्मण चेहरे टेनी ने ही की थी, जो इलाके के दबंग और राज्य में बीजेपी के सबसे असरदार नेताओं में गिने जाते हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि उनके बेटे को पिछले साल अक्टूबर में 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचल के मारने के आरोप में जमानत मिलने से एक बार फिर पार्टी में अजय मिश्रा की साख बढ़ी है। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, अमित शाह जी जैसा हमारे पास नेतृत्व, जेपी नड्डा जी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा सुंदर नेतृत्व, ऐसा सशक्त नेतृत्व, ऐसा योग्य नेतृत्व, क्षमतावान नेतृत्व और उसके साथ साथ सरकार चलाने की अद्भुत क्षमता माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनके मंत्रिमंडल में है। आशीष मिश्रा वो अभी जेल से बाहर नहीं आए हैं, कोई टेक्निकल ग्लिच है उनके ऑर्डर में, बेल ऑर्डर में, जो उनके लॉयर्स कह रहे हैं कि उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर सवाल है कि जो प्रॉपर्टी है उनके पुत्र को बेल की, और क्या वो बाहर निकल के विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, इंटिमिडेट करेंगे, इस सवाल पे वो चुप्पी साधे रहे, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला हमने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। अजय जी ये बताइए, अजय जी एक सवाल अजय जी एक बार तो बात करिए। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, चाहते तो एक चुटकी में माननीय अजय मिश्रा टेनी जी अपने लड़के को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं शुरू में बचाने की कोशिश की, नहीं, बिल्कुल नहीं बचाने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही बेटे को जेल के ठोकरों में डाल दिया, अपने बेटे से नाता खत्म कर दिया। आज से वो नाता रखेंगे क्योंकि वो घर अपने पहुंचेगा बेल के बाद। जिस तरीके से केंद्र सरकार अभी भी गृह मंत्री को, अजय मिश्रा टेनी जी को सरकार में रोके हुए है, वो कहीं ना कहीं किसानों को चिढ़ाने वाला काम हो रहा है और ये दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे ये सवाल अब भी उठ रहे हैं कि जमानत कैसे मिल गई। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआईटी के सूत्रों का दावा है कि उनके 5000 पन्नों वाले आरोप पत्र में मिश्रा और दूसरे आरोपियों को कई चश्मदीदों, सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों के हवाले से मौके पर देखा गया। सूत्र कहते हैं कि एसआईटी की जांच में यह साबित हुआ है कि आशीष मिश्रा से जब्त राइफल से गोली चली, लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस की दलील खारिज कर दी है। जमानत के आदेश में अदालत ने माना है कि कई चश्मदीदों ने आशीष मिश्रा को थार एसयूवी से गोली चलाते हुए देखने का दावा किया है, लेकिन किसी भी पीड़ित को गोली नहीं लगी। अदालत का यह भी कहना है कि इलाके में घटना वाले दिन हजारों प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी को देखते हुए यह भी संभावना है कि एसयूवी चालक ने खुद को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, जिसके कारण दुर्घटना हुई। जो रेलिवेंट पेपर्स हैं, मैंने पढ़ा है उनको, ऐसी कोई एविडेंस इस पूरी केस डायरी में नहीं है जो ये साबित कर रही हो कि आशीष मिश्र मोनू घटना वाले दिन 3 बजे घटना स्थल पर थे। अभी केस हमारा अधूरा है, अभी जमानत क्यों छूटना इतना जल्दी उनको नहीं, आसान की छूट जाएंगे वो। अभी उसमें बहस की जाएगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की विचार कर रहे हैं। जो कातिल हमारा है मोनू, वो छूट जाएगा। वो कैसे छूट जाएगा? जो हमारे किसान बंद हैं 5, अभी उनका तो कुछ हुआ नहीं है। अभी किसान बंद है, वो कातिल पहले छूट जाएगा। लखीमपुर खेरी से प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। संवैधानिक मान्यताएं, मर्यादाएं किस तरह से बदली जा रही हैं, उनसे नजर मोड़कर आप लोकतंत्र के खतरे को परिवारवाद पर शिफ्ट नहीं कर सकते। परिवारवाद से ही गलबहियां करते हुए उसे खतरा नहीं बता सकते। इस कार्यक्रम को जब आप YouTube में जाकर देखेंगे तब आपको कई नई चीजें दिखाई देंगी। हम अब आयुष्मान भारत की बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ANI से कहा है कि आयुष्मान योजना में पैसा भारत सरकार देती है, राज्यों का इससे कोई लेना देना नहीं है।
आयुष्मान भारत योजना गरीब जो बीमारी में है उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी में स्वस्थ होने के लिए सहायता करता है। भारत सरकार करती है, पैसे भारत सरकार दे रही है। राज्यों को तो लेना है, देना कुछ नहीं है। कुछ राज्यों में अपनी अपनी योजनाएं हैं, हमें कोई इससे इतराज भी नहीं है। हम नहीं कहते कि योजना बंद करो, लेकिन इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है और केरल गया हुआ है और वहां उसको कुछ हो गया, तो ये योजना ऐसी है कि केरल में भी उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। उसको उत्तर प्रदेश में ही बीमार होगा तो लाभ होगा ऐसा नहीं, केरल में भी। इसका मतलब कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़ना मतलब दोनों इंजन जुड़ जाएंगे तो गरीबों को लाभ होगा कि नहीं होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको लगता है नहीं, हम आयुष्मान भारत से नहीं जोड़ेंगे। दिल्ली में क्या ऐसी सरकार है? अब दिल्ली का नागरिक हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएगा और वहां कुछ हुआ तो उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। अब क्या कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है? हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वेबसाइट पर जाकर देखा और वहां कुछ और ही लिखा देखा। यह लिखा है कि इस योजना के तहत 60% हिस्सा केंद्र सरकार देगी, 40% हिस्सा राज्य सरकार। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए केंद्र का हिस्सा 90% होगा। पीआईबी की प्रेस रिलीज में भी यही बात कही गई है। इंटरव्यू देखना नहीं होता है, जो कहा गया है उसे परख कर देखना होता है। कैसे कह दिया प्रधानमंत्री ने कि आयुष्मान भारत का पैसा केंद्र सरकार देती है और राज्यों का कोई लेना देना नहीं, 40% पैसा जबकि राज्य देते हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार का हवाला देते हुए कह दिया कि पता नहीं क्यों विरोध हो रहा है। क्या उन्हें बिल्कुल पता नहीं कि दिल्ली सरकार ने क्यों विरोध किया? क्या उस विरोध पर जवाब नहीं देना चाहिए था? दिल्ली सरकार ने तब कहा था कि 2 करोड़ आबादी है, लेकिन आयुष्मान की शर्तें ऐसी हैं कि मात्र 3% आबादी को ही इसका लाभ मिलता है। दिल्ली में अगर किसी के पास स्कूटर है, 2 व्हीलर है, वो आयुष्मान योजना से बाहर है। दिल्ली में अगर किसी के घर में 10,000 रुपए की इनकम है, 10,000 रुपए की इनकम वाला घर आयुष्मान योजना से बाहर है। दिल्ली में अगर किसी के पास फोन है, वो परिवार योजना से बाहर है। दिल्ली में अगर किसी के घर में खाली फ्रिज भी है, या एंड नहीं है और है कि या तो अगर किसी के घर में फ्रिज भी है उसका भी आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिलेगा। और ऊपर मिडिल क्लास में आए, 3 कमरे का, ये तो मैंने 3 कमरे का अगर आपका घर है तब भी आपको हालांकि फ्रिज में तो वो आ ही गया सारा, लेकिन ये योजना कहती है कि 3 कमरे का घर है तब भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। दिल्ली हेल्थ मॉडल कहता है सारे सबको मिलेगा। आपके घर में कार भी हो तब भी मिलेगा, आपके घर में मर्सिडीज भी हो तब भी आपको इसका फायदा मिलेगा। आप मोहल्ला क्लिनिक में भी जा सकते हैं, आप सरकारी अस्पतालों में भी जा सकते हैं, वहां भी आपके टेस्ट दवाइयाँ फ्री हैं। आपका अगर 1 महीने में इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई पर्टिकुलर इलाज है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका सरकार फ्री इलाज कराएगी। लोकतंत्र को खतरा इस बात से भी है कि प्रेस केवल इंटरव्यू चला देता है और उसमें कही गई बातों को लेकर सवाल नहीं करता। खतरा यह भी है कि चुनाव हो रहे हैं और हिंदी के अखबारों में विपक्ष की खबरें ना के बराबर हैं। बाकी आप ब्रेक ले लीजिए। जाति का जहर दिमाग में धर्म के जहर के ठीक नीचे बैठा दिया गया है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस में काम करने वाले दूल्हे को पुलिस की सुरक्षा में बारात लेकर जाना पड़ा। दूल्हा पिछड़ी जाति का है और दुल्हन अनुसूचित जाति की। 10 फरवरी को पुलिस की मौजूदगी में छतरपुर के कुंडलिया गांव में दयाचंद घोड़ी पर बैठे। दयाचंद वैसे खुद टीकमगढ़ कोतवाली में कांस्टेबल हैं। ये तस्वीरें दिखाकर प्रशासन ने अपनी पीठ थपथपाई, बस ये छिपा गई कि बारात तो 9 फरवरी की थी और उस दिन गांव में ऊंची जाति के गुंडों ने कथित तौर पर बारात को रोका, गाली गलौज की। दयाचंद कहते हैं अभी तो विभाग के लोग हैं, बाद के लिए आशंकित भी हैं। बच्चे वहाँ से आए तो उन्होंने डीजे वगैरह थे उनको वापस कर दिया। अच्छा। और बोले कि यहाँ से नहीं निकल सकते ये वो।
शादी के कार्ड में तारीख फिर से देख लीजिए। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दूल्हे का आनंद समझिए और अब गृह मंत्री का बयान सुनिए। विषय जिस संज्ञान में जब आया था, बारात रोकने का नहीं था, न बारात रुकी थी। शादी के पहले की कोई रस्म थी, वो परसों की वो बात थी। कल आराम से बारात निकली थी और शादी सानंद संपन्न हो गई। कांग्रेस भी आनंद की थ्योरी को सवालों में तोल रही है। ये प्रकरण बड़ा शर्मनाक है। अगर मध्य प्रदेश में एक पुलिस का आरक्षक भी अपनी शादी जो है उसको जो है सुरक्षा के साये में करनी पड़े, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कानून व्यवस्था की स्थिति किसी राज्य में नहीं हो सकती। उन्होंने बोला कि दमोह के पौड़ी गांव में तो पिछड़ी जाति के राजेश प्रजापति ने 2015 में अनुसूचित जाति की ज्योति से शादी की। 7 साल से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं। 5 साल के बच्चे तक के साथ गांव के बच्चे नहीं खेलते, ऐसा राजेश का कहना है। समाज ने जो कहा इन्होंने पूरा किया। कहते हैं वापसी के लिए अब भी 2 लाख रुपए की पेनल्टी मांगी जा रही है। आखिरकार पुलिस से इंसाफ के लिए अब गुहार लगाई है। ओबीसी में आते हैं प्रजापति है और हम एससी में आते हैं अठिया समाज के हैं। इसी चक्कर में छुआछूत मानते हैं कि तुम छोटी जाति के हो, बड़ी जाति के साथ रह नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, खाना पीना। अब जब हमारी वहाँ शादी हो गई है तो रिलेशन वाले हमें कोई भी सम्मानित नहीं देते हैं। अभी उन्होंने बोला कि भागवत कथा कर लो, भागवत कथा हमने कर ली है और उसके पहले उन्होंने पैसे भी मांगे थे, मैंने पैसे भी दिए, 2 लाख रुपए पैसे दिए। अभी उनके फिर मांग है कि 2 लाख रुपए दोगे तब तुम्हें हम समाज में लेंगे। अब हमारे पास इतना पैसा होता है तो हम पहले कहाँ से। चूँकि आवेदन पत्र अभी संज्ञान में आया है, हम इसका परीक्षण करा लेते हैं और अगर नियम विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई समाज के लोग यदि कर रहे हैं या उन्हें बाध्य कर रहे हैं किसी प्रकार करने के लिए, तो उसमें उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार विधि संगत कार्रवाई की जाए। कुछ दिनों पहले गुना में मोबाइल चोरी के शक में अनुसूचित जाति के पीड़ित के सारे कपड़े उतारकर उसे पीटा गया। अब आरोपी हेतराम गुर्जर और गोलू खान के मकान दुकान को पुलिस ने तोड़ दिया। नंगा कर दिया, कपड़ा जबरदस्ती। कुछ दिनों पहले ही सागर के गनियारी गांव में अहिरवार जाति का दूल्हा पुलिस की मौजूदगी में घोड़ी पर तो चढ़ गया, लेकिन गांव में वर्चस्व रखने वाले लोधियों को ये नागवार था। शाम को बारात गांव से चली गई तो उनके घर पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई। बच्चनलाल उन्मेष की कविता है, कौन जात हो भाई, दलित हूँ साहब। नहीं मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूँ ना साहब। पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। नहीं मजा लगा कि मुर्गा खाते हो, खाता हूँ ना साहब। पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला है, जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब। पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है, 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया। अरे मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब। चुनाव में आपका प्रचार, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। दमोह से आजम, छतरपुर से अरविंद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।